हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्फ प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग उसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स रहे हैं इंडिया के बारे में, उन्होंने क्या क्या कहा, किस तरीके से ब्रिटिश रूल के बारे में या इकोनॉमिक तरीके से किस तरीके से वो हम लोग को लूट रहे थे, इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर थ्योरी है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन मतलब निकाल लेना और वेल्थ मतलब पैसा, है ना। तो ये थ्योरी दिया था दादा भाई नौरोजी ने। आप सबको मालूम है दादा भाई नौरोजी को द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको इस तरीके से भी रेफर किया जाता है। तो इन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी है। ये शुरू कब से, ये इनके हिसाब से ये कहते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो एक तरीके से 1757, याद होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से 3 स्टेजेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का वेल्थ या इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करना शुरू कर दिया था। दैट वाज फ्रॉम 1757। पहला स्टेज चल रहा था फ्रॉम 1757, दैट वाज द बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे एक गेन कुछ कंट्रोल मिल गया था उनको इंडिया के ऊपर। वहां से फर्स्ट स्टेज 1813, चार्टर एक्ट 1813 तक चलता है। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमारी 1757 से चालू होती है। कहने का मतलब वो पीरियड जहां पे बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और जहां से एक तरीके से कहिए कि इंडिया का कुछ कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में जा चुका था ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी हमारे, इन्होंने पब्लिश किया एक जर्नल 1867 में, इंग्लैंड डेट टू इंडिया। ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं। ये क्या नाम है, प्री के पॉइंट से, प्रीलिम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि किसने ये जर्नल पब्लिश किया, दैट इज इंग्लैंड डेट टू इंडिया। तो दैट वाज दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और किताब लिखी, दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इन दोनों जर्नल और बुक्स में इन्होंने यही डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं इंडिया के वेल्थ को प्लंडर कर रहे हैं, लूट रहे हैं, किस तरीके से भर भर के सामान ये भेज रहे हैं या पैसा किस तरीके से भेज रहे हैं। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इनके ये जो इनकी जो थ्योरी या इनके जो रिसर्च रहे इंडिया के ऊपर, उसके हिसाब से उन्होंने दादा भाई नौरोजी ने कहा कि पर कैपिटल इनकम उस समय इंडिया के लोगों की केवल और केवल 20 रुपए थी। पर कैपिटा इनकम आपको मालूम होगा कि पूरी देश में रहने वाले लोगों की क्या इनकम रह रही है ना, जो एवरेज एक ही तरीके से इनकम कैलकुलेट की जाती है कि टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उनके हिसाब से, दादा भाई नौरोजी के हिसाब से, इनकी जो रिसर्च रही इंडिया को लेके, उसमें उन्होंने बताया कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की 20 रुपीज थी, मात्र 20 रुपए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ आप लोग के लिए, आरसी दत्त, इन्होंने एक किताब लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी भी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो लगभग यही सारी चीजें पूछी जाती हैं कि किस तरीके से किसने क्या लिखा या किसने क्या कहा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। आरसी दत्त, इन्होंने किताब लिखी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से अंग्रेज भारत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं एक तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता सेशन में इन्होंने थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि वाकई ऐसा ये एक थ्योरी या एक ऐसा पीरियड चलते चले जा रहा है कि जिसमें अंग्रेज पैसा इंडिया का लूट रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में एक ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड देयर रीजंस। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रीज का क्यों हो गया। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि वहां पे मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था यूरोप में, और यहाँ पे जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ऐसा क्यों? और जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इकोनॉमिकली पावर वीक हो जाएगी, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक पावर वीक हो रही थी। क्यों? क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ है उसके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। नो बायर वॉज लेफ्ट, एवरी किंगडम वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये बुलेट पॉइंट्स है, मैंने लिख दिए ताकि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे इसको जो है
नोट कर ले कहीं, और इसके पीछे की थ्योरी, इसके पीछे का जो स्टोरी है मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो ये जैसे ही आप पढ़ेंगे तो जो मेरे बताए हुए चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगे अपने को। तो नो बायर वॉज लेफ्ट, एवरी किंगडम वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट। इसका मतलब ये था कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि लगभग सारे किंगडम्स को जीत ही चुके थे। मैसूर को जीत चुके थे, हैदराबाद को जीत चुके थे, मराठा जीत चुके थे, सिख जीत चुके थे, करीब करीब ये क्या नाम है, अवध, बंगाल, बिहार, ये सब एरियाज ये जीत चुके थे। जिसकी वजह से यही कि कोई उस तरीके से, मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं, है ना, ठीक है, मान लो मैं कोई चीज बना रहा हूं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मेरे सामान को कोई अगर खरीदने वाला ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे राजपाट तो खत्म हो चुके हैं, सब चीज ब्रिटिशर्स के हाथ में जा चुका है। तो वो अपने सामान को जब बढ़ोतरी दे रहे हैं तो इंडियन सामान कहाँ जाएंगे फिर? तो इसीलिए कोई उनके पास, या इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोडक्ट्स के लिए कोई बायर बचा ही नहीं था, कोई खरीदार था ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे किंगडम राजपाट ध्वस्त हो चुके थे उस समय। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक्सेसिव टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन ट्रेडर्स। अब ये भी बहुत बढ़िया एक रीजन बनता है कि क्यों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे कारोबार क्यों ठप होने लगे। एक्सेसिव टैक्सेस कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से रूल कर रही थी हम लोग के ऊपर, इस तरीके से इन्होंने इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही टैक्स लगा दिए। अब आपके ऊपर अगर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा तो आप अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए, उस टैक्स को कवर अप करने के लिए आप अपने प्राइसेस को भी हाई कीजिएगा, और जब प्राइसेस को हाई कीजिएगा तो दूसरा सामान रिलेटिवली चीप हो जाएगा, रिलेटिवली सस्ता हो जाएगा आपके सामान से। तो फिर से वही बात, आपका सामान बिकेगा नहीं, और जब आपका सामान नहीं बिकेगा तो एक टाइम पे आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज आप समझ गए होंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, ये बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, रीजन एक बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप या ब्रिटेन, ये एक तरीके से कह लीजिए, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, और यहाँ उसका असर यहाँ पे ये देखने को मिला कि यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। कैसे? ये इसको ऐसे समझिए कि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, कहने का मतलब कि वहां पे नई नई चीजें बन रही हैं, अब वो बिकेंगी कहाँ, है ना? तो यहाँ पे वो ले आके लोग अपने अपने सामान को डंप करने लगे, अपने सामान को बेचने लगे यहाँ पे आके। और जब यहाँ पे आके वो बेचने लगे, और एक्सेसिव टैक्सेस हम लोग के ऊपर लगा ही जा चुके हैं, और कोई बायर बचा नहीं है हम लोग के सामान, खुद ही के सामान को खरीदने के लिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, वहां का सामान यहाँ पे आ जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ का सामान, यहाँ जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके सामान को कोई खरीदने वाला था नहीं, क्योंकि वो महंगा हो चुका था इन कंपैरिजन टू द ये जो ब्रिटिश से सामान आ रहा था, जो जिसके वजह से एक ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक और रीजन बनता है देखने को। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दादनी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये दादनी सिस्टम क्या है? इसमें एक तरीके से ये कहा जाए कि इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर एक्सेसिव और टैक्स लगाया जाता था, या इम्पोर्ट कह रहे हैं कि जो चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी उस पे एक तरीके से कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दिए गए, ताकि वो सामान रिलेटिवली फिर से महंगा हो जाए एक तरीके से। तो ये भी एक सिस्टम था। आगे हम लोग एक बढ़ते हैं, तो एक ये पर्सन है डैनियल डेफोए। डैनियल डेफोए एक ब्रिटिश ट्रेडर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी एक नॉवेल लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें एक बात उन्होंने लिखी हुई है कि उन्होंने ये कहा कि इंडियन सामान, ये हमको याद होगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो यहाँ से भर भर के सामान लेके जाते थे, अपने कंट्रीज में बेचते थे, है ना? तो यही डैनियल डेफोए एक ब्रिटिश ट्रेडर है। उन्होंने अपने इस रॉबिन्सन क्रूसो, एक नोवेल है, ब्रिटिश नोवेल है, उसमें इन्होंने ये लिखा कि इंडियन सामान हमारे यहाँ इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। ठीक है, तो ये एक तरीके से वहां के लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट आ रहा था कि मतलब बाहर का सामान इतना यहाँ हमारे अंदर, हमारे देश में क्यों, हम लोग अपना सामान क्यों नहीं बेच रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हैं कि किस तरीके से वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ोतरी हुई, और उसके बढ़ोतरी के कारण यहाँ पे एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि किसानी, खेती किसानी करने वाले। ये देश हमारा कृषि प्रधान हमेशा से रहा है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी रही है हमारी। तो इस चीज का एक्सप्लॉइटेशन या एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन मतलब कि कैश क्रॉप्स उगाना, ऐसे चीजें जो तुरंत आपको पैसा दे सके, तो कमर्शियलाइजेशन करने लगे ब्रिटिशर्स इंडियन एग्रीकल्चर का। अब क्यों? क्योंकि भाई देखिए वहां पे अभी ये आपने पॉइंट पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, वहां पे नई नई फैक्ट्रीज लग रही थी, नई नई खोज चीजें बनाई जा रही थी, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, कच्चा माल।
क्यों? तो फिर ये यहाँ होता था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ से खेती कराते थे कॉटन की, कॉमर्शलाइज कर दिया ताकि उससे पैसा अर्न हो सके। जूट की खेती कराते थे, शुगर केन की खेती कराते थे, इंडिगो की खेती कराते थे, ये सब खेती कराते थे। और ये रॉ मटेरियल ये यहां से ले जाते थे ब्रिटेन में। सिंस ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था तो वहां पे फैक्ट्रीज में यही रॉ मटेरियल जाता था, वहां से एक फिनिश प्रोडक्ट बनता था और वही फिनिश प्रोडक्ट दोबारा लाके इंडिया में ही पटक दिया जाता था। तो एक तरीके से ऐसा ही समझिए कि किस तरीके से अपने ही यानी कि हमारे ही चीजों का इस्तेमाल करके अपनी चीजों बना के, यानी कि हमारे ही रॉ मटेरियल्स यानी कि कॉटन, जूट, शुगर केन, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल करने ले जाते थे अपनी फैक्ट्रीज में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। वहां बढ़ोतरी दी जाती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और फिर वहां से बना हुआ सामान हमारे ऊपर ही सर पे पटक दिया जाता था। और हम लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं तो उन चीजों को खरीदने के लिए, क्योंकि ये दादरी सिस्टम, ये एक्सेसिव टैक्सेस, ये जो ज्यादा कर जो है इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर लगा दिया था, जिसके वजह से हमारा सामान महंगा हो जाता था और उनका इंपोर्टेड जो बाहर का सामान आया रहता था वो ज्यादा सस्ता लगता था, तो हम लोग उसको ले लेते थे, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज, ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ब्रिटिशर्स का देखने को मिलता है यहाँ इंडिया के लिए। बट इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो अगर रेलवे लेके आए भी थे तो वो केवल और केवल अपने बेनिफिट के लेके आए थे। ये इल्यूजन क्रिएट हुआ कि हम आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था 1857 के बाद 1858 में ये सब थर्ड स्टेज में रेलवेज, बैंकिंग सेक्टर्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ताकि बस एक इंडियंस को, भारतीयों को बस एक ये छलावा दिया जा सके कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वो कुछ हमारे लिए नहीं अपने लिए कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे वो देखने को मिलेगा आपको। रेलवेज डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए, ये बात तय है। कैसे, वो यहां देखते हैं। रेलवेज डेवलप किया गया उन जगहों पे, या ट्रैक्स उन जगहों पे बिछाए गए जहां से इजिली रॉ मटेरियल्स को पहुंचाया जा सके दूसरी जगह पे। जैसे कि मान लेते हैं एक ऐसा एरिया है और एक बी कोई पोर्ट एरिया है, ठीक है। तो ए से लेके बी, ये मान लो ये कोई क्या लेते हैं कि कोई एरिया है, ऐसे बहुत कहते हैं अवध का एरिया यूपी में, है ना। और कह रहे हैं कि यूपी से ऐसा थोड़ा थोड़ा करते हुए एक ऐसे इमेजिनेशन टाइप से बोल रहा हूं मैं, किस तरीके से ये लाइन को जस्टिफाई करना है ये मैं बता रहा हूँ। इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इवन दी आर्मी क्या कह रहे हैं कि ए से सामान आपको ले जाना है, बी एक कोस्टल एरिया है, यहां से एक रेलवे ट्रैक बिछा दी तो फटाक से ये जो है रेलवे गई, रॉ मटेरियल जो ये रॉ मटेरियल उठाया, ए से बी के पास पहुंचा जो कि कोस्टल एरिया, और वहां से शिप से लेके जो है लद के वो सामान आपका चला गया ब्रिटेन। तो ये इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए ही ये जो है रेलवेज, प्रोग्रेस ऑफ रेलवेज, जो कि एक छलावा दे रहे थे, इल्यूजन बस दे रहे थे कि जो है हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि आपके लिए कुछ नहीं, वो केवल और केवल अपने लिए हो रहा था। और आर्मी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजीली हो जाता था। आर्मी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई रेबेलियन शुरू हो गया या कहीं पे कोई विद्रोह शुरू हो गया, तो वहां पे इजीली फटाफट आर्मी पहुंच सके उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो वहां ऐसे ऐसे जगहों पे जो वल्नरेबल एरिया से, जो ज्यादा प्रोन टू एरिया से, जहां पर रेबेलियन या विद्रोह हो सकता था, वहां पे रेलवे ट्रैक्स बिछाई गई ताकि उस विद्रोह को कुचलने के लिए तुरंत अपनी आर्मी फटाक से भेजी जा सके। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखिएगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रेलवेज में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट क्यों देखने को मिला, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये गारंटी दे रखी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी कि ये जो रेलवेज है उसको प्रॉफिट हो चाहे घाटा हो या लॉस हो, है ना, लाभ हो या हानि हो, आपको 5% मिलता रहेगा। ठीक है, और यही 5% फिर करने के बाद डिक्लाइन कर दी गया 4% पे, और फिर उसके बाद से 3.5% पे। किस तरीके से वो परेशान करते चले जा रहे हैं ये आपको देखने को मिल रहा है। 5% पहले कहते थे कि आपको 5% का रिटर्न मिलेगा, अगर रेलवेज को हानि हुआ या लाभ हुआ तब भी आपको 5% मिलेगा। फिर इसको डिक्लाइन कम करके 4% कर दिया गया, और कम करके 3.5% कर दिया गया। ठीक है, अब एक ये हमारे बजट से रिलेटेड, अकॉर्डिंग टू एक्वर्थ कमेटी रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम 1924 तक रेलवे बजट साथ में पेश किया जाता था जनरल बजट के, बट 1924 के बाद से एक्वर्थ कमेटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कमेटी ने ये चीज प्रस्तुत की थी या रेलवे बजट को सेपरेट करने का एक वो दिया था। तो एक्वर्थ कमेटी के हिसाब से 1924 के बाद से रेलवे बजट अलग हो गया। ठीक है, तो ये रही हिस्ट्री हमारी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। किस तरीके से 3 स्टेजेस में ब्रिटिशर्स ने
इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है। जो थ्योरीज हम लोगों ने देखी, रुइन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बुक्स देखी आरसी दत्ता की, दादा भाई नौरोजी की, उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, किस तरीके से ड्रेन कर रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा इंडियन इंडस्ट्रीज का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा और रेलवेज के बारे में देखा। तो आई होप ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।